हेलो एवरीवन, मैं हूँ गुलजार और स्वागत है आपका भारत द लर्निंग स्पॉट हिंदी में। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत का परिवर्तनशील परिदृश्य। मतलब जो भारत में जो भी सिस्टम्स थे वो धीरे धीरे करके ये अंग्रेज जो थे वो चेंज करने लगे थे। ठीक है, पहले तो अकाल पड़ने लगे इनके टैक्स कलेक्शन की वजह से, फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके ये भारत का पैसा बाहर ले जाने लगे, अपने देश में ले जाने लगे। अब हम कुछ टॉपिक्स में ये पढ़ेंगे कि इन्होंने किस तरीके से भारत में जो भी सिस्टम्स थे उनको चेंज किया। ठीक है, जिसमें 4 टॉपिक्स हैं। तो इस वीडियो में हम पहले देख लेंगे कि सबसे पहले भारत के स्वदेशी उद्योगों का पतन। ठीक है, इनके बारे में हम जानेंगे। तो विस्तारित हो रहे उपनिवेशवादी शासन ने भारतीय जीवन के प्राय प्रत्येक पक्ष को प्रभावित किया। मतलब कि इंडिया का जो लाइफस्टाइल थी वहाँ का कोई भी पक्ष ऐसा नहीं बचा जो इन्होंने प्रभावित नहीं किया हो, क्योंकि ये लोग ये मानते थे कि भारत को उनके श्रेष्ठ विचारों के अनुसार दोबारा से आकार दिया जाना चाहिए। ये मानते थे कि भारत में जो पहले से सिस्टम चल रहा है, जो भारत के खुद के विचार हैं वो बिल्कुल बेकार हैं। ठीक है, और इनके विचार श्रेष्ठ हैं, सबसे ऊंचे हैं, सबसे अच्छे विचार हैं, तो भारत को भी उसी के अनुसार ढालना चाहिए। ये इनकी सोच थी। ठीक है, तो उन प्रभावों में से हम कुछ पर दृष्टि डालेंगे, कुछ चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भारत के स्वदेशी उद्योगों का पतन। स्वदेशी मतलब अपने खुद के देश के जो उद्योग थे। ठीक है, घर घर में जो उद्योग थे, जो लोग छोटे मोटे कारीगर थे जो अपने हाथों से काम करते थे, उन चीज़ों का पतन होने लगा। उन चीज़ों का हम बोल सकते हैं वो चीज़ें ख़त्म होने लगी धीरे धीरे करके। तो 18वीं शताब्दी से पहले की जब हम बात करें तो भारत अपने उत्पादन कौशल के लिए प्रसिद्ध था। उत्पादन कौशल मतलब कि वही चीज़ों को बनाने की कला। ठीक है, और ऐसी ऐसी चीज़ें भारत बनाता था जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध थीं, इसीलिए। और विशेषकर वस्त्रों के क्षेत्र में भारत बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। वस्त्रों में जैसे कि सूती वस्त्र, ठीक है, रेशम के वस्त्र बनाना, ऊनी वस्त्र, और पटसन मतलब जूट के। ठीक है, और यहाँ पे ये जो वस्त्र उद्योग है, वस्त्र की जो बात की जा रही है ना, इस वस्त्र का मतलब सिर्फ पहनने वाले कपड़े नहीं है, कपड़े से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जैसे चटाई बनती है, रस्सी बनती है, मतलब धागे से रिलेटेड जो भी चीज़ें। फॉर एग्जांपल जूट, जिसको हम पटसन भी बोलते हैं हिंदी में, तो इससे जो है वो धागे बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा अपने आसपास जो बोरियां वगैरह होती हैं जिसमें आलू भरे हुए होते हैं ना, तो वो जूट की बनी हुई होती है, जूट से रस्सी बनाई जाती है। तो बेसिकली जूट एक पौधा ही होता है लंबा सा। ठीक है, और उस पौधे में से फिर एक रेशा निकलता है और उसी रेशे से ये सारी की सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। भांग का पौधा होता है, उसमें से भी एक हमको धागा मिलता है, तो उससे भी रस्सी वगैरह बनाई जाती है, मोटे मोटे कपड़े बनाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें। और नारियल का रेशा होता है, नारियल तो आपने देखा ही होगा। ठीक है, सूखा गोला जो होता है उसके ऊपर आपको ब्राउन कलर के कुछ रेशे से देखने को मिलते हैं, तो उन्हीं से ही फिर वो रस्सी वगैरह, चटाई वगैरह ये सब बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से भारत कपड़े बना देता था, या फिर हम बोल सकते हैं कि चटाई वगैरह या जो भी मतलब कपड़े से रिलेटेड है, जो धागे से रिलेटेड है, वो सब भारत इन सारी चीज़ों से बना देता था। तो नारियल के रेशे को कोयर भी बोलते थे। ठीक है, और ये इनके मुख्य प्रकार थे। तो विशेषकर भारतीय सूती कपड़े के लिए ज़्यादा जाने जाते थे। सूती कपड़ा जिन पर समृद्ध और बारीक डिज़ाइन बनाई जाती थी। मतलब कॉटन के कपड़े पर इतनी महीन, इतनी बारीक डिज़ाइन और इतनी अच्छी डिज़ाइन बनाई जाती थी जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे ये कपड़े। चमकीले रंगों का इस्तेमाल होता था और अत्यंत पतली मलमल से लेकर, मलमल कौन सा कपड़ा, ये 100% कॉटन होता था, एकदम प्योर कॉटन, और बहुत ज़्यादा हल्का कपड़ा होता था, जैसे कि बिल्कुल पंख जैसा हो। ठीक है, इतना हल्का होता था और काफ़ी मुलायम होता था। तो इस पतले कपड़े से लेकर गहराई से उभरे हुए वस्त्र तक। उभरे हुए वस्त्र का मतलब क्या होता है, उभरा हुआ होता है एम्बोस्ड। ठीक है, यानी कि ये ऐसी डिज़ाइन होती है और इस प्रकार की आकृति अंकित होना जो उभरी हुई स्पष्ट दिखाई दे। आपने देखा होगा काफ़ी सारे कपड़ों में ऊपर की तरफ उभरे हुई डिज़ाइन दिखती है ना, उसी तरीके की डिज़ाइन बनाई जाती थी। तो इन सारी चीज़ों के लिए भारत प्रसिद्ध था। ठीक है, विभिन्न प्रकार विश्व के अनेक भागों में अत्यंत मांग में थे। तो ये सारा जो हमने देखा सिनेरियो, ये 18वीं शताब्दी से पहले पहले का है। 18वीं शताब्दी मतलब 1700 से 1800 का समय। तो 1700 से पहले पहले तक का तो इंडिया का ये सिनेरियो है कि इंडिया का व्यापार, इंडिया का उत्पादन कौशल पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, अलग अलग देशों में भारत अपना सामान निर्यात करता था।
तो क्या आप ऊपर दिए गए सभी शब्दों को समझते हैं? बिल्कुल समझते हैं, मैंने आपको समझा ही दिया है, नहीं भी समझते हो तो ठीक है। भारतीय वस्त्रों का वर्णन करते हैं और ये आगे और कुछ नहीं है, बस मैंने आपको समझा ही दिया है। अब नेक्स्ट, ब्रिटिश नीति ने भारतीय वस्त्रों पर ब्रिटेन में भारी कर लगाए। अब ये भारत के जो वस्त्र उद्योग है उसको नष्ट कैसे करेंगे कि ब्रिटेन जो इनकी कंट्री है वहाँ पर तो ये कर लगाएंगे बहुत ज़्यादा। किस पर कर लगाएंगे? जो भारत से वस्त्र जाएंगे, ठीक है। जैसे इधर जो है वो हमारा भारत है, भारत से यहाँ पे सामान भेजा जा रहा है समुद्र के रास्ते, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका यूरोप है, ठीक है। इधर यूरोप है और ये ब्रिटेन है। तो यहाँ पे समुद्र के रास्ते से जो भी सामान भेजा जाएगा ब्रिटेन में, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपोर्ट बोलेंगे। भारत से क्या हो रहा है? निर्यात हो रहा है। तो ये लोग क्या करेंगे? अपने देश में इस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देंगे और उसको बहुत ज़्यादा महंगा कर देंगे। और जब महंगा होगा तो क्या होगा? महंगे होने से लोग उसको कम खरीदेंगे, ठीक है। अब कम खरीदेंगे तो जो यहाँ के ब्रिटेन के लोग हैं या ब्रिटेन में जो है वो भारतीय चीज़ों की डिमांड कम होने लगेगी क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया है ना, बहुत महंगा कर दिया है अंग्रेज़ों ने। इसी वजह से क्या होने लगा? वहाँ पे तो कर लगाए जाने लगे, जबकि भारत को ब्रिटिश निर्मित वस्तुएं अत्यंत कम करों के साथ स्वीकार करने को बाध्य किया गया। अब भारत में जो था यहाँ पे वो अंग्रेज़ी शासन चल रहा है, तो ब्रिटेन से जो भी सामान भारत में आएगा उस पर ये लोग कम टैक्स लगाने लगे। कम टैक्स लगाएंगे तो मतलब सस्ता सामान भारत के मार्केट में आएगा, ठीक है। और जो भारत के लोग हैं फिर वो उसी सस्ते सामान को खरीदेंगे। तो धीरे धीरे करके भारत में जो भी पैदा किया जा रहा था, जो भी उत्पादन किया जा रहा था, उसके मुकाबले में इनका सामान सस्ता मिलेगा तो सभी लोग उसी सामान को खरीदने लगेंगे। और जो यहाँ के व्यापारी हैं, भारत के व्यापारी, उनको नुकसान होने लगेगा, उनका सामान कोई खरीदेगा नहीं, तो धीरे धीरे करके ये उद्योग बंद होने लगेंगे, है ना। ऐसा ही होता है। तो ये काम इन्होंने किया, अत्यंत कम करों के साथ स्वीकार करने को भारत को बाध्य किया। इसके अतिरिक्त अब ब्रिटेन ने समुद्री व्यापार और विनिमय दरों पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया, ठीक है। समुद्री व्यापार जो यहाँ समुद्र के रास्ते से होगा, जो भी व्यापार जो भी होगा उस सभी पर ब्रिटिश ने यहाँ पे अपना नियंत्रण बनाकर रख लिया है दोनों साइड में, क्योंकि इधर बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पे अरब सागर है, ठीक है। तो इस पे इनका नियंत्रण है। तो व्यापारी पूरी फ्री तरीके से, स्वतंत्र तरीके से व्यापार नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और विनिमय दर पर भी इनका नियंत्रण हो गया। विनिमय दर मतलब क्या होती है कि एक मुद्रा की वैल्यू दूसरी मुद्रा में कितनी आएगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैं बताऊँ, यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो ब्रिटेन की कौन सी मुद्रा है? पाउंड है, ठीक है। तो एक पाउंड में कितने रुपए आएंगे, ये जो होगा, ये जो हिसाब होगा, यही होता है विनिमय दर, ठीक है। तो मान लो एग्जाम्पल के लिए उस समय पर मान लो कि एक पाउंड बराबर 100 रुपये होता था, ठीक है। आज तो ये 100 से भी पार निकल गया है, लगभग आपका ये 128 है शायद, और 130 के आसपास ये पहुंच ही जाएगा धीरे धीरे करके। तो मान लो उस समय पर एक पाउंड 100 रुपये था, ठीक है। अब भारत का यहाँ पे जो व्यापारी है, वो व्यापारी क्या करता है? वो 10,000 के कपड़े विदेश में बेचता है, ठीक है। यहाँ पे उसने ब्रिटेन में भेजे, मान लो 10,000 रुपये के भेजे, लेकिन इसको यहाँ से जो पेमेंट मिलेगी वो पाउंड में मिलेगी, ठीक है ना। पाउंड में इसको पेमेंट मिली, तो एक पाउंड बराबर 100 रुपये है, मतलब इसको टोटल कितने पाउंड मिलेंगे? 100 पाउंड मिलेंगे उसके पेमेंट के रूप में। लेकिन हमने अभी क्या पढ़ा कि इस विनिमय दर पे ब्रिटिशर्स का पूरी की पूरी तरीके से कंट्रोल हो गया था। तो वही डिसाइड करेंगे कि एक पाउंड में कितने रुपए आएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि अब एक पाउंड में 100 रुपये नहीं, अब एक पाउंड में 200 रुपये होंगे, ठीक है। मतलब पाउंड की ताकत बढ़ गई कि एक पाउंड से हम 200 रुपये का सामान खरीद सकते हैं, है ना। पहले एक पाउंड से 100 रुपये का सामान खरीद पा रहे थे, अब 200 रुपये का सामान खरीद पाएंगे। तो ब्रिटिशर्स ने जब ये 200 रुपये का कर दिया एक पाउंड, तो अब जो व्यापारी 10,000 का कपड़ा यहाँ पर बेच रहा था, वो 10,000 के पहले उसको 100 पाउंड मिल रहे थे, लेकिन अब वो एक पाउंड 200 रुपये का हो गया है। तो मतलब अब उसको सिर्फ और सिर्फ 50 पाउंड ही मिल पाएंगे उस व्यापारी को, ठीक है। तो उस व्यापारी की पेमेंट तो बैठे बैठे ही घट गई भाई। पहले उसको 100 पाउंड मिल रहे थे, अब सिर्फ 50 पाउंड ही उसको मिल रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है? इससे भी व्यापारियों को नुकसान हो रहा है ना। और किसकी वजह से? कि ब्रिटिशर्स ने इस विनिमय दर पर नियंत्रण करके रखा है। तो इससे भारतीय व्यापारियों के लिए पहले की भांति निर्यात करना, दूसरे देशों में व्यापार करना, वो बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि भारत का वस्त्र उद्योग नष्ट हो गया। अब नष्ट होने के पीछे और भी सारे रीजंस रहे,
जैसे एक तो ब्रिटिशर्स ने अपने देश में भारी कर लगाए, पहला कारण ये हुआ। उनका समुद्री व्यापार और विनिमय दरों पर नियंत्रण था, दूसरा कारण ये हुआ। और तीसरा कारण ये भी था कि जो ब्रिटेन का बना हुआ सामान था वो मशीनों से बनाया जाता था, क्योंकि औद्योगिक क्रांति वहाँ पे आई थी 18वीं शताब्दी की शुरुआत में, ठीक है। तो मशीन से जो भी सामान बनाया जाएगा वो बड़े लेवल पे बनाया जाता था और वो सस्ता सामान होता था। तो जब वो सामान भारत में आएगा तो वो भारत के लोग जो अपने हाथों से सामान बना रहे हैं तो उसमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, तो वो सामान महंगा बनेगा। और जो ये लोग मशीन से बना हुआ सामान भारत में लेकर आ रहे हैं वो सस्ता बनेगा। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हुआ, ठीक है, सस्ते और महंगे का। इसी वजह से भी जो व्यापारी हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा, क्योंकि उनका सामान को इसलिए भी नहीं खरीद रहा है क्योंकि वो महंगा सामान है। और ये अंग्रेज़ जानबूझ के ऐसी पॉलिसीज़ भी बना रहे हैं ताकि उनका सामान ही ज़्यादा से ज़्यादा भारत में बिके और भारतीयों का जो सामान है वो ना बिके, वो दूसरे देशों तक ना जा पाए, ठीक है ना। तो ये सारे रीजंस रहे भारत के वस्त्र उद्योग के नष्ट होने के। तो एक तो उन्होंने ये नष्ट कर दिया। अब 19वीं शताब्दी में भारत का वस्त्र निर्यात तीव्रता से घटने लगा धीरे धीरे करके, ठीक है। जो भी वस्त्रों का निर्यात हो रहा था वो घटने लगा। क्यों? क्योंकि व्यापारियों ने इस चीज़ का काम करना ही बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें नुकसान हो रहा था। कोई भी नुकसान वाला काम क्यों करेगा, है ना। जबकि ब्रिटेन से भारत में आयात और भी तीव्रता से बढ़ा। अब जब निर्यात नहीं कर रहा भारत तो अब आयात करने लगा। ब्रिटेन का सामान भारत में लगातार आता गया और तेज़ी से आयात होता चला गया, ठीक है। कुशल कारीगरों के समुदाय जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने शिल्प में निपुण थे। शिल्प मतलब जो हाथों से कोई वस्तु बनाने की कला होती है वो शिल्प होता है। तो जो कुशल कारीगर थे, ऐसे कारीगर जो स्किल्ड थे, अपने काम में माहिर थे, ठीक है, उनको क्या करना पड़ा, उनको धीरे धीरे करके निर्धनता में धकेल दिया गया, गरीबी में धकेल दिया गया। ये तो कुछ ऐसा ही हो गया ना, जैसे आज के समय पर हम देखें तो कोई इंजीनियर है मान लो, ठीक है, वो लगभग महीने के 4 लाख 5 लाख रुपए कमाता है, लेकिन उसकी स्थिति ऐसी हो जाए कि वो बिल्कुल गरीबी में जो है वो अपनी लाइफ बिताने लगे, उसके पास में इनकम का कोई सोर्स ही ना हो, कोई नौकरी ही ना हो। वही काम ये इन कारीगरों के साथ में होने लगा था कि ये लोग अपने शिल्पों में माहिर थे, इतना पैसा कमाते थे, ठीक है, भारत से सामान को निर्यात करते थे और बदले में सोना लेके आते थे भारत में। लेकिन इन्हीं का ही बिजनेस वगैरह ठप्प करवा दिया ब्रिटिश वालों ने, ठीक है। तो धीरे धीरे करके ये क्या होने लगे, ये गरीबी में जाने लगे। अब गरीबी में जाने लगे तो जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो इन्होंने क्या किया, जो कृषि क्षेत्र था जिस पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रहे थे जो ब्रिटिशर्स थे, उसमें इन्होंने जीविका के लिए लौटने पर इनको विवश होना पड़ा, मजबूर होना पड़ा, ठीक है। जीविका मतलब किसी इंसान, जो कोई इंसान है वो अपना जीवन चलाता है जिस चीज़ से, वो उसकी जीविका है, मतलब पैसे कमाने के लिए उसको कृषि क्षेत्र में जाना ही पड़ा मजबूरन, ठीक है। देख पा रहे हो कि यहाँ पे वो खुद सेल्फ डिपेंडेंट था, अपना खुद कमाता था, लेकिन वो गरीबी में जाने लगा तो फिर उसको मजबूरन कृषि क्षेत्र में जाना ही पड़ा, ठीक है। तो अब ये उद्योग वाले क्षेत्र खाली होने लगे और इस खाली जगह को भरेगा कौन, जो ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है। वो लोग अब भारत में अपना सामान बेचने लगे। तो 1834 में भारत के तत्कालीन, मतलब उस समय के 1834 के समय पर भारत का एक गवर्नर जनरल रहा था, और ये गवर्नर जनरल कंपनी का एक अधिकारी होता था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारत में, उसी का ही अधिकारी, ठीक है। और इसी का ही नाम बदल के 1858 में फिर वायसरॉय कर दिया गया था, क्योंकि फिर कंपनी का शासन खत्म कर दिया था, ठीक है। तो ये गवर्नर जनरल, इसका नाम था विलियम बेंटिक। इसने कहा था, तो ये आपको पहली बात तो फैक्ट क्या याद रखना है कि विलियम बेंटिक जो गवर्नर जनरल था वो लगभग 1834 के आसपास था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उसका टाइम पीरियड नहीं दिया गया है। तो या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 1834 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था विलियम बेंटिक, ठीक है। इसने क्या बोला कि सूती बुनकरों की अस्थियां भारत के मैदानों का विरंजन कर रही हैं। सूती बुनकर मतलब जो सूती कपड़े बनाते थे ना, उनकी स्थिति इतनी ज़्यादा बेकार हो चुकी है और वो इतने ज़्यादा बर्बाद हो चुके हैं कि उनकी अस्थियां, ठीक है, ये जो पूरा का पूरा सेंटेंस है, ये ऐसा नहीं है कि रियल सेंटेंस है, ये एक नाटक के रूप में, एक ड्रामेटिक फॉर्म में यहाँ पर लिखा गया है। तो इसका ये मतलब है कि सूती बुनकरों की जो अस्थियां हैं, जो हड्डियां हैं, वो भारत के मैदानों का विरंजन कर रही हैं, मतलब सफ़ेद कर रही हैं भारत के मैदानों को। मतलब इन सूती बुनकरों की स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि इनकी एक एक हड्डी दिख रही है एक तो, और अगर ये सारे के सारे लोग मरेंगे तो भारत के मैदानों में अगर इनकी हड्डियाँ बिछाई जाएंगी तो वो सब के सब मैदान जो है वो सफ़ेद दिखने लगेंगे।
तो ये वाली बात कहकर विलियम बेंटिक ये बताना चाह रहा है कि इन लोगों की स्थिति क्या है, ठीक है। अब ऐसी ही स्थिति भारत के लोहा, स्टील, कागज़ और अन्य उत्पादों के लिए भी उत्पन्न हुई। ये इन्होंने सारे ही इंडस्ट्रीज़ में ये काम किया ब्रिटिशर्स ने कि भारत के सारे उद्योग को इन्होंने ठप्प करके रख दिया। अब उपनिवेशकालीन शासन के दौरान विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में भारत की भागीदारी निरंतर घटती रही। हमने देखा था कि अंग्रेज़ों के आने से पहले भारत का टोटल जो कंट्रीब्यूशन था वो था 25%, यानी कि 1/4 इनका कंट्रीब्यूशन हमने देखा था, ठीक है। और ये कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे करके घटता जा रहा है, 25 से 20, 20 से फिर 15, इस तरीके से घटता चला गया। और स्वतंत्रता जब हमें मिल रही थी 1947 में, तब ये घटकर सिर्फ और सिर्फ 5% रह गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। स्वतंत्रता के समय भारत का जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन था? 5% था। 2 शताब्दियों से भी कम समय में संसार के सबसे समृद्ध भूभागों में से एक जो था भारत, उसको इन्होंने सबसे निर्धन देशों में से एक बना दिया, ठीक है। वही बात है कि बनने में तो टाइम लगता है, कई सदियां लग गई बनने में भारत को, लेकिन बिगाड़ने में सिर्फ और सिर्फ इनको दो शताब्दियां ही लगी, सिर्फ और सिर्फ 200 साल ही लगे। और इन्होंने भारत को इतना निचोड़ा कि भारत एक समृद्ध देश में से एक निर्धन देश बन गया। तो ये तो थी भारत के उद्योगों की कहानी, ठीक है। इन्होंने उद्योगों को किस तरीके से ठप्प किया, उसके कारण हमने देखे कि ब्रिटेन में भारी कर लगाए, लेकिन भारत में अपने सामान को इन्होंने कम करों पे बेचा। समुद्री व्यापार पर, विनिमय दरों पर इनका पूरी तरीके से नियंत्रण हो गया, जिसकी वजह से भारत के व्यापारी एकदम खुले तरीके से व्यापार नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो ये सारे उद्योग जो हैं वो नष्ट होने लगे। और इसके अलावा लोहा उद्योग, स्टील का उद्योग, कागज़ का और जितने भी प्रोडक्ट बनाए जाते थे भारत में, वो सब के सब ठप्प होने लगे, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है परंपरागत शासन संरचनाओं का विघटन। तो परंपरागत मतलब जो पुराने समय से चली आ रही है, ठीक है। और जो शासन संरचनाएं थी भारत में, उनका विघटन हो रहा है। विघटन मतलब वो कमज़ोर होती जा रही हैं, टूटती जा रही हैं। तो ब्रिटिश उपनिवेशीकरण से पूर्व, इससे पहले जब हम बात करें, तो भारत में स्थानीय स्वशासन की सुव्यवस्थित प्रणालियां विद्यमान थीं, ठीक है। स्थानीय मतलब लोकल लेवल पर, छोटे छोटे लेवल पर भारत में स्वशासन का कॉन्सेप्ट था, मतलब खुद अपना शासन चलाना। तो ये तो भारत में पहले से था, ठीक है। ग्राम पंचायतें समुदायों के कार्यों का संचालन करती थीं। समुदाय के कार्य मतलब ऐसे काम जिनसे पूरे गांव के लोगों को उससे फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल गांव में साफ़ सफाई देखने का काम, पानी की व्यवस्था, तालाब वगैरह खुदवाना, मतलब ये सारे काम हैं समुदाय के कार्य। और ये क्या करते थे? ग्राम पंचायतों का काम देख लो, ये याद करना है, ठीक है। विवादों का निवारण ये लोग करते थे। किसी में झगड़ा वगैरह हो जाता है आपस में, तो उनको ये लोग खुद ही निपटा लेते थे। फिर सिंचाई का काम, सड़क बनाने का काम, ये सारे सार्वजनिक कार्यों का आयोजन ये सारी ग्राम पंचायतें ही करती थीं। सार्वजनिक कार्य वही जिनसे सभी लोगों को फ़ायदा मिले, ठीक है, सभी लोगों के लिए काम है ये था छोटे छोटे लेवल पर। इसके अलावा कुछ क्षेत्रीय राज्य भी थे, मतलब छोटे छोटे राज्य अलग अलग क्षेत्रों में, उनमें दशकों और शताब्दियों में, मतलब 10 साल 100 सालों में जो विकसित जटिल प्रशासनिक संरचनाएं उन लोगों ने बनाए रखी थी, ठीक है। जटिल का मतलब ये है कि जिसमें कई सारी परतें हों, कई सारे लेवल्स हों, ठीक है, कई सारे स्तर जिसे हम बोलते हैं। तो ऐसी प्रशासनिक संरचनाएं थीं, मतलब शासन चलाने की व्यवस्थाएं। तो कई सारे स्तर, जटिल प्रशासनिक संरचनाएं में क्या एग्जाम्पल होगा? जैसे इसमें कई सारे अधिकारी होंगे, कई सारे विभाग होते हैं, नियम होते हैं, अलग अलग लोगों की जिम्मेदारियां होती हैं, ठीक है। तो जैसे एक अधिकारी कोई कर वसूलेगा, कोई कानून व्यवस्था देखेगा, कोई सिंचाई देखेगा, कोई ज़मीन का रिकॉर्ड रखेगा। ये सारे के सारे काम जो हैं वो जटिल प्रशासनिक संरचनाओं में आते हैं, ठीक है। तो इन राज्यों में ये जो प्रशासनिक संरचनाएं थीं, ये अपनी स्थानीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुरूप ढली हुई थीं। जो इन लोगों की खुद की ज़रूरतें हैं, उसके हिसाब से इन लोगों ने अपनी व्यवस्थाएं विकसित की हुई थीं। जैसे कहीं पे पानी की ज़्यादा कमी है, तो वहाँ पर जो भी व्यवस्था की जाएगी वो पानी को ध्यान में रख के की जाएगी। तो इस हिसाब से शासन चलता था अलग अलग लेवल पर, ठीक है। अब 1830 के दशक में, मतलब 1830s की बात हो रही है, 1830 के डिकेड में। इसका क्या मतलब है कि 1830 से लेकर 1839
तक का जो समय है ये 10 सालों का समय, क्योंकि 30 से गिना जाएगा, 30 फिर 31 फिर 32, इसी तरीके से 39 तक पूरे 10 साल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस समय के बीच में कार्यवाहक गवर्नर जनरल था। कार्यवाहक कौन होता है? जो परमानेंट नहीं है, अभी थोड़े ही समय के लिए गवर्नर जनरल के रूप में और उसके पद पर बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक, उसका टाइम पीरियड था 1828 से 1835 तक का। तो ये टाइम पीरियड ख़त्म हो गया था, ठीक है। और इसके बाद में नया गवर्नर जनरल जो था वो अभी अपॉइंट नहीं किया गया था, तो तब तक के लिए चार्ल्स मेटकॉफ को बिठा दिया गया था। तो ये कार्यवाहक गवर्नर जनरल है, एक्टिंग गवर्नर जनरल है, ठीक है। गवर्नर जनरल का थोड़े समय के लिए काम करेगा। तो इसने क्या किया था? इसने इस प्रणाली, ये जो लोकल लेवल पर जो हमारे देश में पहले से प्रणालियाँ थी, और उसकी कार्यक्षमता मतलब किसी काम को प्रभावी ढंग से करने की क्षमता जो होगी, उसका वर्णन इस महत्वपूर्ण कथन में किया है। तो चार्ल्स मेटकॉफ क्या बोल रहा है इस बारे में? जो ग्राम पंचायतों वगैरह की व्यवस्था थी, तो ग्राम समुदाय जो हैं वो लघु गणराज्यों के सदृश हैं, ठीक है। लघु मतलब छोटे और गणराज्य मतलब ऐसी राजनीतिक व्यवस्था होती है जिसमें जो शासन होगा वो किसी राजा के अधीन नहीं होगा, कोई राजा अपने हिसाब से शासन चलाए, वो चीज़ नहीं होती गणराज्य में। इसमें क्या होगा? सभी लोग मिलकर, पूरा जो समुदाय है वो सभी लोग मिलकर एक व्यवस्था चलाते हैं, अपने लिए खुद शासन करते हैं, ठीक है। वो होता है गणराज्य। तो डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे कोई एक राजा नहीं होता जो अपने हिसाब से शासन चलाए, ठीक है। सभी लोग मिलकर, पूरा जो समुदाय है वो अपना शासन खुद देखते हैं, अपने आपसी मामले वो खुद देखते हैं। तो ये सारे के सारे जो ग्राम समुदाय हैं वो लघु गणराज्यों के जैसे हैं, सदृश मतलब उनके जैसे, ठीक है। तो छोटे छोटे गणराज्यों के जैसे हैं ये, क्योंकि ये अपना शासन खुद देख लेते हैं, जिनमें प्राय वह सब कुछ होता है जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है, ठीक है। वे वहाँ बने रहते हैं जहाँ अन्य सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसका क्या मतलब है कि राजा जो है वो बदलते रहते हैं, तो राजा बदलते रहें लेकिन ये फिर भी बने रहेंगे, ठीक है। चाहे युद्ध हो जाए लेकिन ये फिर भी बने रहेंगे। तो इसका यही मतलब है कि अगर सब कुछ खत्म भी हो जाए तब भी ग्राम समुदाय बने रहते हैं और अपना शासन चलाते रहते हैं। एक के बाद एक राजवंश समाप्त हो जाते हैं, क्रांति के बाद फिर से क्रांति होती है। क्रांति का मतलब बेसिकली होता है समाज में या फिर शासन में बहुत बड़ा और तेज़ बदलाव आता है, ठीक है। जैसे हमने औद्योगिक क्रांति पढ़ी थी ना, तो औद्योगिक के आगे हमने क्रांति क्यों मेंशन किया? क्योंकि ब्रिटेन में ये बदलाव तेज़ी से आने लगा था, तेज़ी से जो मशीनें हैं वो डेवलप होने लगी थी, तेज़ी से बड़ा बड़ा जो सामान है वो बनने लगा, मतलब बड़े लेवल पर सामान बनने लगा, ठीक है। तो औद्योगिक क्रांति आई। उसी तरीके से भारत में जो भी क्रांति आती जा रही हैं, अलग अलग राजा बदलते जा रहे हैं, कोई चेंज होता जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी ग्राम समुदाय यथावत बना रहता है। यथावत मतलब एज इट इज़, जैसा पहले था वैसा ही बना रहता है, ठीक है। ग्राम समुदायों की यह संगठित अवस्था मतलब जो गांव के लोग हैं और उनकी व्यवस्थाएं हैं वो अच्छी तरीके से जुड़ी हुई हैं और व्यवस्थित हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं वो, ठीक है। और ये ग्राम समुदाय की ये जो व्यवस्था है, जहां प्रत्येक समुदाय अपने आप में एक लघु राज्य के रूप में कार्य करता है, हर एक समुदाय एक लघु राज्य के रूप में काम कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि जैसे ये पूरा भारत देश है, ठीक है, इस भारत देश में जो है वो अलग अलग राज्य हमको देखने को मिलते हैं, ये हम बाद में बना लेंगे। तो यहाँ पे जो हमें अलग अलग राज्य जो देखने को मिलते हैं, ये सब क्या कर रहे होते हैं? ये सब अपना शासन खुद चला रहे होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हर राज्य में जो है वो जो अपने अपने जो गांव हैं, गांव में जो अलग अलग समुदाय हैं, वो समुदाय अपने सारे के सारे मामले खुद ही निपटा रहे हैं, ठीक है। जैसे राज्य में छोटे छोटे गांव होंगे, उन गांव में भी छोटे छोटे समुदाय होंगे, लोगों का ग्रुप होगा, तो ये लोग अपना शासन खुद देख रहे हैं। तो वही उसी चीज़ का कंपैरिजन कर रहे हैं विलियम बेंटिक कि ये लोग अपने आप में एक छोटा राज्य के रूप में काम कर रहे हैं। छोटा राज्य नहीं है ये, उनके रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि अपना शासन खुद ही देख रहे हैं ये लोग। भारत की जन संपदा के संरक्षण में किसी भी अन्य कारण की अपेक्षा अधिक सहायक रही है। क्या चीज़ सहायक रही है? जो ग्राम समुदायों की ये जो व्यवस्था है, ठीक है। और जन संपदा मतलब जन मतलब कि जो भारत के लोग हैं, और संपदा यानी कि जो संपत्ति होती है या जो रिसोर्सेज यानी कि संसाधन होते हैं वो, तो किसी देश के लोग भी उसका संसाधन होते हैं, क्योंकि वही लोग कमाएंगे ना।
वही लोग कुछ ना कुछ काम करेंगे इसीलिए। तो भारत की जो जन संपदा का संरक्षण हो पाया, वो बची रही। वो किस लिए बची रही, उसमें और भी कारण हैं, लेकिन उन कारणों की अपेक्षा ये वाला जो सिस्टम रहा, ये ज़्यादा सहायक रहा गांव का सिस्टम। ठीक है, तो ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थीं और काफ़ी अच्छी चीज़ें भी थी ये, लेकिन ब्रिटिश शासन ने इसको भी नहीं छोड़ा। ब्रिटिश शासन ने इन देसी शासन प्रणालियों को क्रमबद्ध रूप से नष्ट किया, धीरे धीरे करके इनको नष्ट करते चले गए वो, और इनकी जगह पर एक केंद्रीकृत नौकरशाही इन्होंने स्थापित की। केंद्रीकृत मतलब जो केंद्र की तरफ, मतलब किसी एक के हाथ में सारी की सारी शक्ति होगी। ठीक है, और नौकरशाही यानी कि कुछ अधिकारी होंगे, कुछ सरकारी कर्मचारी होंगे, तो उनके ज़रिए सारा का सारा प्रशासन चलाया जाएगा, वो होती है नौकरशाही। तो यही केंद्रीकृत नौकरशाही अंग्रेज़ों ने स्थापित की। मतलब ये जो भी अधिकारी होंगे वो ब्रिटिश शासन को केंद्र के लेवल पर सारी की सारी रिपोर्ट देंगे, सारी की सारी पावर अब केंद्र के हाथ में होगी, ना कि इन गाँवों के हाथ में, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, वो चीज़ अब ख़त्म करने लगे ये लोग, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, कर संग्रह था, टैक्स कलेक्ट करना और विधि व्यवस्था बनाए रखना। मतलब जो कानून वगैरह है वो बना रहे, कोई भी उसका उल्लंघन ना करे, बस इसी चीज़ पर इनका मेन फोकस था, ना कि जनहित को बढ़ावा देना। लोगों के बारे में इनको कोई भी उस चीज़ से मतलब नहीं था। ठीक है, जबकि इससे पहले वाला जो सिस्टम था, गांव की पंचायतें थीं, ग्राम समुदाय जो अपना शासन खुद चला रहे थे, वो अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपना देख लेते थे। ठीक है, उसमें जनहित भी होता था, लोगों का भला भी होता था, लेकिन इस चीज़ में ये चीज़ ख़त्म होने लगी। ठीक है, तो इस परिवर्तन ने समुदाय आधारित निर्णय निर्माण, मतलब डिसीजन मेकिंग, जो पहले पूरा का पूरा समुदाय मिलकर, सबके सब लोग मिलकर किसी एक टॉपिक पर डिसीजन ले रहे थे, उसकी शताब्दियों पुरानी व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया इन अंग्रेज़ों ने। ठीक है, और ये कई सालों पुरानी थी, लेकिन उस चीज़ को भी ये समाप्त कर गए। ब्रिटिश कानून संहिताओं की स्थापना ने उन प्रथागत विधियों और परंपराओं की उपेक्षा की जो पीढ़ियों से भारतीय समुदायों को संचालित करती थी। मतलब कानून संहिताएं क्या हैं, ब्रिटिशर्स ने अब क्या किया, कानूनों को लिखित तरीके से लिखना शुरू किया। एक हम बोल सकते हैं किताब में उन्होंने सारे के सारे कानून लिखना शुरू किए, अब लिखित संहिता हमारे पास होगी। ठीक है, तो उन्होंने ये स्थापना की, और जो हमारे पास थी, भारत में पहले से थी, वो थी प्रथागत विधियां और परंपराएं। मतलब जो लंबे समय से हमारी प्रथा में चली आ रहे जो कानून वगैरह हैं, जो लोग अपने हिसाब से अपना न्याय कर लेते थे, वो चीज़ें हैं, जो परंपराएं हैं, उनकी उपेक्षा की, उनको महत्व नहीं दिया, और अपनी कानून की संहिताओं को इन्होंने महत्व दिया। ठीक है, तो ये चीज़ ये लोग लेकर आने लगे, और इसको इन्होंने आधुनिकता का नाम दिया कि ये चीज़ मॉडर्न है। ठीक है, तो हर वो चीज़ जो वेस्टर्न है, जो पश्चिमी है, वो हर वो चीज़ आधुनिक नहीं है, मॉडर्न नहीं है। ठीक है, ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि जो भी चीज़ वेस्टर्न है, वेस्टर्न का मतलब समझ रहे हो ना, इधर भारत है, इधर यूरोप है, और इधर अटलांटिक ओशियन को पार करने के बाद यहाँ पर अमेरिकाज हैं। ठीक है, ऊपर नॉर्थ अमेरिका, नीचे साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका की तो बात होती ही नहीं है कहीं पर, क्योंकि वो भी एक हम बोल सकते हैं एक पॉवर्टी वाला कॉन्टिनेंट है, क्योंकि इन यूरोपियों ने वहाँ पे भी अपने उपनिवेश बनाए थे, तो वहाँ को भी इन्होंने निचोड़ा था। ठीक है, तो यहाँ अमेरिका की जब हम बात करते हैं, तो इस वाली जगह को और यहाँ पर यूरोप वाली जगह को हम मानते हैं कि ये भारत से वेस्ट में ही तो पड़ते हैं, पश्चिम में पड़ते हैं। तो जो भी चीज़ वेस्टर्न है, हम मान लेते हैं कि वो चीज़ मॉडर्न है, वो आधुनिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। आधुनिकता का कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है कि इन लोगों का जो भी मानना है वो हर चीज़ मॉडर्न हो। जैसा कि हम पढ़ ही रहे हैं धीरे धीरे करके अंग्रेज़ों के बारे में, ये बोल तो ये रहे हैं कि ये सभ्यकारी अभियान है इनका, हम लोगों को सभ्य बनाने के लिए आए हैं, लेकिन आप देख पा रहे हो कि भारत की जो जड़ें हैं, जिस वजह से भारत इतने सालों तक टिका रहा, अपने इतने आक्रमण हुए भारत पर, फिर भी भारत ने अपनी सभ्यता को खोया नहीं। लेकिन इन अंग्रेज़ों ने 200 सालों में भारत की क्या हालत कर दी, ये आप धीरे धीरे करके देख ही पा रहे होगे। तो क्या ये चीज़ मॉडर्निटी में आती है? नहीं आती ना भाई। मॉडर्न तो हम कह सकते हैं कि भारत था, भारत में ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं थीं जो कि मॉडर्न हम जिनको बोल सकते हैं, लेकिन ये उल्टा बोल रहे हैं कि भारत में ये जो व्यवस्थाएं हैं, जो लोकल लेवल पर लोग अपना शासन चला रहे हैं, ये बेकार है। ठीक है, ये पुराना हो चुका है, अब आधुनिक चीज़ें लेकर आओ। और इनको अपनी सोच ही आधुनिक लगती है कि कानून संहिताएँ हैं तो आधुनिक है, और इसी वजह से इन्होंने क्या किया, भारत की जो व्यवस्थाएं थी उनको नष्ट किया। लेकिन वास्तव में क्या है, ये एक सिर्फ विदेशी ढांचा है। विदेशी होना और आधुनिक होना फ़र्क होता है।
हमारा भारत भी तो किसी ना किसी देश के लिए विदेश है, तो क्या हमारी हर चीज़ जो है वो आधुनिक हो जाएगी? नहीं होगी ना। वैसे ही इन लोगों की हर चीज़ आधुनिक कैसे हो सकती है भाई? ठीक है, तो ये सिर्फ विदेशी ढांचा था जो भारत की आवश्यकताओं के अनुकूल था ही नहीं, भारत की ज़रूरतों के हिसाब से था ही नहीं, और इसने सामान्य जन को न्यायिक व्यवस्था से विमुख कर दिया। विमुख यानी कि दूर कर दिया। ठीक है, पहले क्या है, पहले छोटे छोटे लेवल पर लोग अपना खुद देख ले रहे हैं, निपटारा कर ले रहे हैं, किसी भी झगड़े का न्याय खुद ही कर ले रहे हैं वो। ठीक है, कोई भी न्याय से दूर नहीं रह रहा है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने कानून संहिताएं बनाई, इन्होंने न्यायालय बनाए, कोर्ट बनाए। ठीक है, अब इस कोर्ट में कौन बैठेगा? इस कोर्ट में सीट पर बैठेगा एक जज। ठीक है, तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये बैठेगा इस तरीके से जो जज है। ठीक है, और इसके पीछे ये कुर्सी है और कुर्सी के ये पैर हो गए, और इस जज के आपने देखे होंगे सफ़ेद बाल जो होते हैं। ठीक है, तो ये बैठेगा जज ऊपर, सबसे ऊपर बैठेगा, बीच में होगा एक वकील। यहाँ पर अगर कोई गरीब आदमी जो है वो न्याय मांगने के लिए अगर आया है, ठीक है, और ये बना दिया हमने एक गरीब आदमी, ये न्याय मांगने के लिए आया है, तो इसको पहले इसके पास जाना होगा, अपनी बातें बतानी होंगी, इसको फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, तब ये जाके जज से बोलेगा, जज को अपनी बात रखेगा। आपने देखा होगा ये मूवीज़ वगैरह में कि जो वकील है वो जज से बोलता है, जो भी बातें रखता है वकील रखता है। ठीक है, और फिर जज अपना फैसला सुनाता है। तो पहले वाला सिस्टम तो ये है कि अगर कोई दुखी है, कोई अगर न्याय चाहता है, तो वो गया अपने गांव के सरपंच के पास में, और गांव के सरपंच ने उसे न्याय दे दिया तुरंत के तुरंत, कहानी वहीं ख़त्म हो गई, इसको भी न्याय मिल गया, ये भी खुश हो गया। ठीक है, लेकिन अब जब अंग्रेज़ों ने ये सिस्टम लेकर आया तो ये न्याय मांगने के लिए गया, इसको इस वकील को फ़ीस देनी पड़ेगी। अब आप खुद ये बात सोचो कि जब ये बंदा फ़ीस लेगा तो क्या ये चाहेगा कि ये केस जल्दी से जल्दी ख़त्म हो? बिल्कुल नहीं चाहेगा ना, क्योंकि इसकी फ़ीस रुक जाएगी, इसके पैसे रुक जाएंगे, तो ये और ज़्यादा केस को खींचने की कोशिश करता है। तो इससे क्या होने लगा, ये जो गरीब इंसान है इसका मरना हो गया, क्योंकि इसके पास में इतने पैसे नहीं है कि ये इसको भी पैसे दे सके, कोर्ट की फ़ीस भर सके। ठीक है ना, तो इसी वजह से ये बोला जा रहा है कि जो सामान्य जन है ये न्यायिक व्यवस्था से विमुख हो गए, दूर होते चले गए, क्योंकि न्यायालय महंगे हैं, न्यायालय की फ़ीस जाएगी, पता नहीं कौन कौन सी तो फ़ीस लगती हैं, इस वकील को फ़ीस दी जाएगी, और समय भी बहुत ज़्यादा लिया जाएगा, क्योंकि अब बीच में बिचौलिया आ गया। तो बिचौलिया जहाँ पे भी आता है वहाँ पे समझ लो गड़बड़ तो होनी है, तो समय तो ज़्यादा लगेगा ही, क्योंकि उसे अपने पैसे बनाने हैं। ठीक है, और एक विदेशी भाषा में संचालित होने वाले बन गए जो न्यायालय हैं, विदेशी भाषा मेनली अंग्रेज़ी में ही ये न्यायालय संचालित होने लगे। और इन लोगों की, ये लोग तो बेचारे अपनी सिंपल भाषा बोलते हैं। ठीक है, छोटे छोटे गांव के लोग हैं, ये क्या जाने क्या अंग्रेज़ी कैसे बोली जाएगी, इनको क्या पता। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे ये अपनी भाषा में बोल रहे थे और ये भी भाई साहब अपनी भाषा में समझ रहे थे, और इन्होंने इनको न्याय दे दिया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उल्टा सिस्टम है। यहाँ पे ये जाएगा वकील के पास में, इसको बताएगा, और ये वकील साहब जो है ये जज को इंग्लिश में पटर पटर करके बताएंगे कि ऐसे ऐसे कहानी हुई है। फिर जज इंग्लिश में बोलेगा, फिर जो भी फैसला होगा फिर वो ये जाके इसको बताएगा। ठीक है, इसकी लैंग्वेज में। तो ये क्या हुआ, बीच में बिचौलिए का आना खतरनाक हो गया। तो यही पूरा कॉन्सेप्ट है कि जो सामान्य जन थे वो इसी तरीके से न्याय व्यवस्था से दूर होते चले गए, और गरीब की ही मार यहाँ पे होने लगी, क्योंकि जो अमीर है वो तो खूब वकील की फ़ीस भी दे सकता है, कोर्ट की फ़ीस भी दे सकता है, और जल्दी अपना केस निपटा भी सकता है वो। ठीक है ना, तो ये चीज़ है कि जो शासन व्यवस्थाएं थी उनको भी इन्होंने नष्ट किया, कोई भी चीज़ इन्होंने नहीं छोड़ी। उद्योग नष्ट करे, शासन व्यवस्थाएं नष्ट करी, हमारी जो एजुकेशन थी खुद की उसको भी इन्होंने नष्ट किया, शिक्षा को भी नष्ट कर दिया, और भूरे अंग्रेज़ तैयार करना इन्होंने शुरू कर दिया। मतलब जो दिमाग से तो अंग्रेज़ होंगे, बस दिखने में वो भारतीय होंगे। हमारे पहनावे में भी इन्होंने परिवर्तन कर दिया, हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में, हर चीज़ में चेंज कर दिया इन्होंने। ठीक है ना, और इसको ये बोल रहे हैं आधुनिकता, और बोल रहे हैं कि हमें सभ्य बनाने के लिए आए हैं। तो यही तो वजह है कि जब हम यूरोपियों वाला टॉपिक शुरू करते हैं तब हम बोलते हैं उपनिवेशीकरण। ठीक है, कि उन्होंने सारा का सारा जो संसाधन है सारे भारत के वो अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किए, भारत को निचोड़ा। लेकिन जब हम इससे पहले जो भी इतिहास पढ़ते हैं, चाहे हम मुग़ल साम्राज्य पढ़ें, चाहे हम दिल्ली सल्तनत पढ़ें, चाहे कुछ भी पढ़ रहे हों, उसमें हम साम्राज्य, सल्तनत इस तरीके से पढ़ रहे होते हैं, ना कि हम ये पढ़ते कि उन्होंने उपनिवेशीकरण किया। ऐसा तो नहीं पढ़ते ना हम। तो इसके पीछे वजह तो यही है कि उन लोगों ने भारत में कम से कम कुछ ना कुछ काम तो किए ना,
भारत को बहुत सारी चीज़ें भी दी उन्होंने, लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया, सिर्फ निचोड़ा भारत को। इसीलिए हम इसको उपनिवेशीकरण के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, समझ गए। तो इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है भारतीय शिक्षा का रूपांतरण। ठीक है, इस वीडियो में हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट्स में मेंशन कर देना, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।